कंफ्यूजन पैदा करते हैं। मैं ये तो हिंदुस्तान का तो मिजाज मौसम से भी ज्यादा बदलता है और सियासी लोगों का भी बदलता है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले जो हैं उनका भी बदलता है। लेकिन मेरा मेरा लार्जर सवाल ये है सर कि फ्रांस तो सबसे ज्यादा डेवलप है, फ्रांस में कोई हिंदू संगठन नहीं है, फ्रांस में किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, फ्रांस के पास तो दुनिया के सबसे बड़े जेट राफेल भी हैं, एक मजबूत सेना भी है, फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है, फ्रांस के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि वो अंडर डेवलप हो तो वहां साहब बड़ी मजबूरी हो। इस सब के बावजूद भी मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि ये जो मुसलमान हैं जिनके 56 देश हैं वो मक्का मदीना जाते हैं, ये सब लोग जब अपने मुल्क से भागते हैं तो ये मक्का मदीना सऊदी अरबिया दुबई ईरान इराक लीबिया सीरिया ओमान वहां क्यों नहीं जाते हैं? ये वहां क्यों जाते हैं जहां इस्लाम की हुकूमत नहीं है, इस्लाम के मानने वाले नहीं है, कहीं बाइबल के मानने वाले हैं, कहीं गीता के मानने वाले हैं, कहीं राम। ये जो बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि पूरी दुनिया में जहां जहां से ये इस्लामिक जिहादी भिखारी की तरह पहुंच जाते हैं, बिन बुलाए पहुंच जाते हैं, आखिर इनको यूरोप या डेवलप कंट्रीज ही क्यों जाना होता है? और फिर उस डेवलप कंट्रीज को तहस नहस करके, जैसे ये खुद जलील लोग हैं, बदसूरत लोग हैं, हर सभ्यता और इस देश में दुनिया में जितनी भी डेवलप चीजें, हर चीज से इनको नफरत है, तो ये वहां क्यों जाते हैं? मेरी ये सवाल समझ में नहीं आता। और यूरोप को ये सवाल पूछना चाहिए भाई कि हमारे घर भी आओगे और फिर हमारी बदसूरत करके कहोगे कि जैसे हम बदसूरत हैं वैसे तुम भी देखो। तो ये क्या सवाल है? पाकिस्तान से कोई भागता है, अफगानिस्तान से कोई भागता है, तो भाई इस हिंदू स्टेट में क्यों आ रहे हो जहां 95% हिंदू हैं? फ्रांस में क्यों जा रहे हो जहां 95% क्रिश्चियंस हैं? ये जो मानसिकता है, इससे मुझे लगता है सर कि ये एक कोई प्रयोग नहीं है, ये एक तरीके का सेट पैटर्न है कि जहां खजूर पैदा होती थी, जहां वीरान होता था, जहां कोई ग्रीनरी नहीं होती थी, जहां लाइफ नहीं है, ये शायद वहां से निकल करके अब पूरे उस यूरोप को जो डेवलप है अपनी संस्कृति के माध्यम से उस पर कब्जा करना चाहते हैं। इनको बहाना चाहिए, कहीं किसी बच्चे की हत्या हो गई, कहीं कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, ये जो कर रहे हैं ये मुझे नहीं लगता कि ये अकस्मात है, ये एक पूरी दुनिया में सोची समझी रणनीति है। और दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं, इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन कोई मुसलमान पूरी दुनिया से माइग्रेट होकर चाइना क्यों नहीं जाता? आप ये आपका सवाल अच्छा भी है और जायज भी है, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये मानसिकता जो है ये उत्पन्न होती है दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम से। हर मुसलमान को ये सिखाया जाता है अपने मदरसों में, अपने परिवार में, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, बिलीवर और काफिर। तो उनकी मानसिकता ये है कि ये सब कभी न कभी पूरी दुनिया पे इस्लाम का राज होगा, और हर मुसलमान का, कुरान ये बात कहता है कि हर मुसलमान का ये कर्तव्य है कि वो जिहाद करे और दारुल हर्ब को वो दारुल इस्लाम बनाए। तो ये एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जब आप कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, ठीक है, और उसका एक ही वो है प्रॉफिट है, वो है प्रॉफिट मोहम्मद, तो आप ये मानसिकता समझिए, वो कोई, मैं जैसा कह रहा हूं कि वो कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से नहीं जा रहा है। अभी क्या हो रहा है कि मैंने ये भी कहा कि एक तरह का ये क्रूसेड है। आखिर इसी यूरोप की धरती पे क्रूसेड लड़े गए हैं और वहां से इस्लाम को वापस होना पड़ा था, क्योंकि वो उनकी जो उनको शिकस्त मिली थी वहां पे। तो वो शिकस्त देखिए, इनका जो टाइम लाइन है और इनका जो समय का सोच है, वो समय का सोच हमारे और आपसे बहुत भिन्न है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि डेवलप्ड सोसाइटीज की बात, तो इनकी तो शुरू से वही रही है। आप देखिए, जब इस्लाम चला अरेबिया से, जाहिल लोग, बिल्कुल जाहिल लोग
रेगिस्तान का इलाका, न खाने को खाना, न हरियाली दिखती नहीं थी। वो मक्का में जो जमजम था, उसके अलावा आपने आप देखते हैं कोई सऊदी अरेबिया में आपने कोई नदी देखी है? सऊदी अरेबिया में कोई नदी नहीं है। वहां से ये निकले। अब वहां से जब ये निकले तो आपको मायने बाइजेंटाइन कैप्चर किया, उसके बाद ये पर्शिया चले गए। पर्शिया एक बहुत उन्नत सिविलाइजेशन था। तो ये पुष्पेंद्र जी, जब इन्होंने ये वहां के महलों में घुसे, जब कब्जा करने के बाद, तो इन्होंने जब ये सब पूरा ये बिल्कुल कारपेट्स और ये शैंडिलियर्स ये देखे, ये तो पागल हो गए। कई दिनों तक ये बस लूट में ही लगे रहे। और इसीलिए कुरान जो है कि लूट की इजाजत देता है, इसीलिए कुरान लूट की। तो देखिए, जितनी विकसित संस्कृतियां हैं, जितनी विकसित आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उन सबको इस्लाम से खतरा है। और ये जैसे मैंने कहा कि जैसे ही ये फ्रांस या किसी देश के तट पे पहुंचते हैं, या अपना मनहूस और गंदा कदम कहीं पे रखते हैं, तो ये समझिए कि उनका लक्ष्य कुछ और होता है। उनका लक्ष्य होता है कि वहां का पैसा कमाना, वहां के लोगों के टैक्स के पैसे से अपना गेटो बनाना, गेटो बना के वहां पे शरीयत लागू करना, और शरीयत लागू करके उनके पैसे चुराना, और उनकी महिलाओं को किसी तरीके से उन पर अपना कब्जा जमाना। तो इसीलिए ये जितने ये जो रिकटी बोट्स पे और ये नावों पे वहां पे पहुंचते हैं फ्रांस में या इटली में, एक फिगर के मुताबिक इटली में 450 लोग, 450 ये मुस्लिम शरणार्थी रोज आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इनके यहाँ इनके कॉन्सेप्ट में हूरें दो ही जगह मिल सकती हैं, या तो जन्नत में मिलेंगी या फिर यूरोप में मिलेंगी। अपनी हूरों को तो पता नहीं क्या मतलब, वो आपको मालूम है, उनको तो पहले ही से काले कपड़े में ये ढक देते हैं। बाकी दूसरों की बेटियां और बीवियां उसको अपना ये प्रॉपर्टी समझते हैं। तो ये मानसिकता ये 1400 साल में बदली नहीं। कुरान जब नहीं बदला तो मानसिकता कैसे बदलेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये भी कहा कि आप देखिए लीबिया में कुछ हो रहा है, वो भी यूरोप जा रहा है। अच्छा, जाना बहुत आसान है, बिकॉज दे जस्ट हैव टू क्रॉस द मेडिटेरेनियन। उसके बाद ये आपको मैं कह रहा था मेडिटेरेनियन ये को क्रॉस करना बहुत आसान है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सऊदी अरेबिया जो इतना बड़ा हज का सेंटर बना हुआ है और इतने लोग आते हैं, अभी हज का खत्म हुआ है, अभी हज खत्म हुआ है, दुनिया से इतने सारे बड़े बड़े ये टेंट बनाते हैं, बड़े बड़े टेंट का निर्माण करते हैं ये हजियों को एकोमोडेट करने के लिए। तो ये क्या इनके लिए ये बड़े बड़े टेंट नहीं बना सकते थे? तो आपने बिल्कुल कहा, सही कहा कि ये बिल्कुल प्रायोजित है। और मैं आपको इसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि 1970 में ये यूरोपियन देशों में, आपको मालूम है जब तेल के दाम एकाएक बढ़ गए थे, तो यूरोपीय देशों ने इसके साथ एक समझौता किया था कि आप हमको सस्ते दाम पर तेल देंगे। एवज में अरब लीग ने इनको कहा था कि हम आपको सस्ता तेल मुहैया करवाएंगे, लेकिन हमारे लोग आपके यहाँ जाएंगे और उनसे मत उम्मीद कीजिएगा कि वो आपके संस्कृति का हिस्सा होंगे। तो बिल्कुल ये प्रायोजित तरीके से है। और जहां तक ये समावेश का सवाल है, यूरोप में कोई सवाल ही नहीं उठता साहब। जब हमारी संस्कृति, जब एक संस्कृति के ये हमारे लोग हैं, आपको जैसा मतलब मेजॉरिटी से ये माइनॉरिटी बने हमारे यहाँ, जब हमारे यहाँ समन्वय नहीं बन सका, जब हमारे यहाँ एसिमिलेशन नहीं बन सका, तो इनके यहाँ क्या एसिमिलेशन होगा यूरोप में? अब ये है कि आप
कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन ये अभी मिजाज बदल रहा है यूरोप में। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो लड़का जो था 17 साल का था, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो ये जुवेनाइल का एज है 17 साल से 16 साल कीजिए आप, क्योंकि आजकल ये सारे जितने भी क्राइम है ये सारे जुवेनाइल से ये करवा रहे हैं ये, और ये भी प्रायोजित था। और आपने देखा कि हमारे यहाँ भी ये जो निर्भया का कांड जो हुआ था, जो रवैया रहा जी। है निर्भया का कांड का, और आपने ये कठुआ कांड का, उसमें जिस तरह से हमारी व्यवस्था ने जो दृष्टिकोण लिया एक जुवेनाइल के प्रति, एक हिंदू एक मुस्लिम जुवेनाइल के प्रति और एक हिंदू जुवेनाइल के प्रति, उससे साफ आपको फर्क पता चल जाता है। आज तक किसी ने निर्भया केस में उस मुस्लिम जुवेनाइल का नाम नहीं लिया। और आपको ये भी बता दूं कि उसका पैरवी करके, जब वो अपना जो भी रिफॉर्मेटरी से निकला है, उसका पैरवी किया किसने? तो आम आदमी पार्टी ने, और डीएमके के सरकार को बोल के उसको चेन्नई में एक अच्छी नौकरी दिलवाई गई है। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि जो निर्भया कांड भी जो था हमारे यहाँ, वो भी एक प्रायोजित घटना थी। दूसरा कि ये भी लोग कह रहे हैं, इनका अपने योगी साहब का बहुत वहां पे चर्चा हो रही है। कुछ लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि जो उन्होंने जो कठोर कदम उठाए हैं, हमको मतलब यहाँ भी होना चाहिए। वो कहते हैं एक तरफ ये अपने आप को अपने देश का नागरिक नहीं मानते, दूसरी तरफ ये यहाँ की संस्कृति में सम्मिलित नहीं होना चाहते, और फिर भी वहां के जितने वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जो वहां पे वो बेरोजगारी भत्ता मिलती है, पूरा का पूरा परिवार लेता है, तो वो कह रहे हैं कि भैया इनको वंचित करो इससे। ये हमारे यहाँ आगजनी कर रहे हैं, पूरे देश में इन्होंने आग लगा दिया, और आप इनको वो वेलफेयर हाउसिंग स्कीम का आप इनको फायदा पहुंचा रहे हो, इनको डोल दे रहे हो। तो ये भी ये है। अब इसका असर तो पूरे यूरोप पे हुआ है। हंगरी के जो प्रेसिडेंट है विक्टर ओरबान, उन्होंने पहले ही कहा था कि वो उन्होंने बयान दिया है कि मैं पहले से कह रहा हूं कि ये मल्टीकल्चरलिज्म जो है ये बिल्कुल बकवास है। और उन्होंने कहा कि हम चाहे यूरोपियन यूनियन कुछ भी बोलते, हम एक भी मुसलमान नहीं लेंगे यहाँ पे। इटली के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये सालों के रेडिकलाइजेशन का नतीजा है, हमने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। फ्रांस में लोग कह रहे हैं कि आप एक जिहादी से आप रिपब्लिकन वैल्यूज की अपेक्षा कर रहे हो। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब मैं आता हूं, मैं आपकी इसी बात से लीड लेना चाहता हूं कि